मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और कल जो हम फ्रांस की क्रांति के बाद रूस की क्रांति पढ़ रहे थे कि कैसे रूसी क्रांति हुई, क्या कारण रहे, तो उसी क्रम में हम चलते आ रहे हैं कि उस समय 3 वर्ग उभर के आए थे। वो थे उदारवादी, रेडिकल और आपके रूढ़िवादी। तो उदारवादी चाहते थे कि सुधार हो, कुछ अच्छे सुधार हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं चाहते थे। वो लोकतांत्रिक के भी पूरी तरह समर्थक नहीं थे और वो निजी संपत्ति भी चाहते थे। रेडिकल चाहते थे कि आमूलचूल परिवर्तन हो और रूढ़िवादी चाहते थे कि परिवर्तन तो हो पर बहुत धीरे से और पुराने लोगों को भी सम्मान मिले। उसी क्रम में हम आज आगे चलते हैं कि कैसे औद्योगिकरण आया, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में समाज बदल रहा था और नए नए शहर, नए नए उद्योगों की जो है स्थापना हो रही थी। इसके चलते बहुत सारे स्त्री पुरुष और बच्चे तक कारखानों में आ गए थे, काम करने लगे थे। लेकिन चूंकि ये पूंजीपतियों के पास थे तो काम के घंटे बहुत अधिक होते थे, इनकी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही थी क्योंकि परंपरागत व्यवसाय खत्म हो रहे थे इन औद्योगिक, क्योंकि मनुष्य का स्थान अब मशीन ने ले लिया था, है ना। तो घर से बना हुआ जो महंगा सामान था वो अब फैक्ट्रियों में सस्ता मिलता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो है उस समाज में स्त्रियां भी, बच्चे भी सभी काम कर रहे थे, लेकिन उसी दर से बेरोजगारी भी बढ़े। लोग जो है शहरों में आकर पलायन कर रहे थे, गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे थे और जिसके चलते जो शहर में व्यवस्थाएं हो जाती हैं साफ सफाई की, आवास की, यानी इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे थे उनके लिए मकानों की व्यवस्था, और वो कहीं भी जाकर झुग्गी झोपड़ी में बस जाते तो उनकी साफ सफाई की, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उस समय समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। कुछ जो ज़्यादातर सभी उद्योग लगभग व्यक्तिगत स्वामित्व के थे, यानी जो पर्सनल निजी प्रॉपर्टी थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, कारखाने थे, वो निजी प्रॉपर्टी थे। तो स्वाभाविक है लोग अपने फायदे के लिए काम के घंटे अधिक रखते थे, कम मजदूरी देते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। कुछ उदारवादी और रेडिकल के भी उद्योग थे। इन लोगों ने पैसा कमा लिया था, पूंजी कमा ली थी, तो इन्होंने भी अपने उद्योग लगाए थे, पर इनके विचार थोड़े अलग थे। ये चाहते थे कि जो मजदूर हैं वो स्वस्थ हों और पढ़े लिखे हों, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकें और उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो ये क्या चाहते थे कि हर एक को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पैसा है, पूंजी है, उनको बेरोक-टोक काम करने देना चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़ेगा और पैसा बनेगा। तो इनकी ये विचारधारा थी। इनकी इस विचारधारा से प्रेरित होकर जो है बहुत सारे स्त्री और पुरुष इनके आसपास गोलबंद हो गए थे, यानी इनके साथ राजनीतिक गठबंधन करने लगे थे। उनको इनके विचार बड़े भाते थे कि कम से कम ये भले ही पर्सनल प्रॉपर्टी वाले हैं, पर ये लोग जो है क्या करते हैं, गरीबों के बारे में सोचते तो हैं। चूंकि उदारवादी भी और रेडिकल भी ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे, तो इसलिए बहुत सारे स्त्री पुरुष जो है वो इनके साथ आसपास इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे थे, उदारवादियों के और रेडिकल के, ठीक है। इसी क्रम में यूरोप में जो 1815 के आसपास जो सरकारें गठित हुई, उनके विरोध में वो राष्ट्रवादी, ठीक है, उदारवादी और कौन, रेडिकल, इन्होंने क्या किया, आंदोलन और क्रांति को प्रेरणा दी। आंदोलन और क्रांति के समर्थक थे ये लोग ना, यानी इनको लगता था कि जो सरकारें बनी 1815 में, यानी हिटलर के बाद, तो इनको लगा कि भाई आंदोलन होना चाहिए, क्रांति होना चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए। तो इसीलिए बहुत से यूरोप में जो है इटली, फ्रांस, इटली, है ना, और कहाँ पर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में जो है ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए, ऐसे लोग जो है क्रांतिकारी हो गए, है ना, क्रांतिकारी हो गए। और बहुत बड़ी संख्या में जो है इन्होंने, इनकी मांग थी ऐसे राष्ट्रों की स्थापना, इनकी मांग थी, जिन क्रांतिकारियों की मांग थी ऐसे राष्ट्रों की स्थापना, ऐसे राष्ट्रों की स्थापना, है ना, ऐसे राष्ट्रों की स्थापना ये चाहते थे
कि जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, है ना। ये इस प्रकार की बातें कर रहे थे, ठीक है, सभी को समान अधिकार मिले, ये इनकी मांग थी क्रांतिकारियों को। और बहुत बड़ी संख्या में फ्रांस में, इटली में, है ना। और इसी क्रम में आगे चलते हैं, इसी क्रम में यानी ये लोग बहुत बड़ी संख्या में, सारे लोग जो ये विचारधारा वाले इकट्ठे हो रहे थे, ये सब क्रांतिकारी हो गए। और इनकी मांग थी ऐसे राष्ट्रों की स्थापना हो जिसमें सभी व्यक्तियों को जो है समान अधिकार मिले। और इसी क्रम में जो है एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है इस आंदोलन को बहुत बढ़ाया चढ़ाया और क्रांति के लिए प्रेरणा दी, और वो थे गिसेप्पे मेजिनी, इटली के राष्ट्रवादी, इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे, ठीक है, वही नाम है इनका, गिसेप्पे मेजिनी, है ना। इन्होंने जो है ये बहुत बड़ी स्तर पर ये आंदोलन चलाया मेजिनी ने, और यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची इन्होंने, है ना। इटली के राष्ट्रपति गिसेप्पे मेजिनी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया, राजा के खिलाफ साजिश रची, राजा के खिलाफ, यानी जो क्रांति की बात हुई वो इन्होंने की थी, है ना, साजिश रची। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रांति की जो है वहाँ शुरुआत हुई, और राष्ट्रवादी जो है दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ने लगे। गिसेप्पे मेजिनी की जो रचनाएं हैं वो सभी लोगों द्वारा, भारत सहित दुनिया के सभी लोग पढ़ने लगे, और ये क्रांति सभी भागों में फैल गई। इसी क्रम में अगला हम पढ़ते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। ये तो चल ही रहा था, क्रांतिकारी तो चल ही रहे थे, ये आंदोलन जो है इस तरह से 1815 के आसपास। अब यूरोप में समाजवाद का आना हुआ, समाजवाद का पदार्पण हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। यूरोप में अगला पॉइंट है हमारा, यूरोप में समाजवाद का आना, समाजवाद का आना। तो अब हम बात करते हैं कि समाजवाद क्या है। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो ये मानते थे, अभी तक क्या हो रहा था, उद्योगों पर पूंजीपतियों का अधिकार था, जो प्रॉपर्टी थी, खेत थे, वो भी पर्सनल थे। इनका ये मानना था कि जो उद्योग हो वो सामूहिक साझेदारी वाले हों, सभी लोग काम करें और सभी से उससे जो फायदा हो वो सभी को मिले। और इसी प्रकार इनका मानना था कि खेती भी व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ नहीं होगा, सरकार को प्रयास करना चाहिए और सामूहिक खेत डेवलप करने चाहिए, सभी उसमें काम करें और उसमें से जो उत्पादन हो वो सभी को मिले, ठीक है। तो समाजवाद का विचार क्या था, साझी संपत्ति, यानी किसी की साझी संपत्ति और स्वामित्व ये साझा हो, साझा, है ना, यानी साझी संपत्ति हो, स्वामित्व भी साझा हो और लोग बढ़िया काम करें अपने हिसाब से और जो फायदा होगा वो सभी में बांट दिया जाए, ठीक है। और इस प्रकार से ये कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, जैसे कि बिना संपत्ति के कैसे राज्य चलाया जाएगा, क्या होगा, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, ये सब बातें चल रही थी। फ्रांस के लुई ब्लॉक ने 1813-1882 के बीच वे चाहते थे कि पूंजीपति उद्योग की जगह जो है अब क्या आना चाहिए, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। 1813 से 1882 के बीच एक वो हुए थे, कौन हुए थे, इनका नाम था, विचारक थे लुई ब्लांक, ठीक है। और ये चाहते थे कि सामूहिक उद्योग हो, सामूहिक उद्योग, है ना, इनका ये मानना था सामूहिक उद्योग हो और लोग जो है कोऑपरेटिव लोगों के साथ समूह हो, कोऑपरेटिव समूह बनाए जाए, कोऑपरेटिव
समूह होना चाहिए। ये कोऑपरेटिव समूह क्या होते हैं, यानी बहुत सारे लोग मिलकर एक समूह के रूप में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जो लाभ होता है वो हर सदस्य को जो है बराबर बांट दिया जाता है। ये लोग ऐसी विचारधारा मानने वाले थे। और इसी क्रम में इस पूरी क्रांति पर जो समाजवादी हैं वो एक व्यक्ति थे जिनके बहुत विचार सभी प्रभावित हुए, और वो ऐसे विचारक हैं जिनको इतिहास में, समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में सभी में पढ़ा जाता है। तो वो थे कार्ल मार्क्स, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 18 से 1882, 18 to 1882 इसके बीच में ये रहे। और इनका बहुत बड़ा समाजवाद के ऊपर, ये वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक थे और समाजवाद के ऊपर इनका बहुत गहरा प्रभाव था। और इनका ये मानना था कि समाज के जो सभी मजदूर हैं, समाज के सभी मजदूर सर्वहारा हैं, सर्वहारा कहा गया इन्होंने, है ना। और पूंजीपति इनका शोषण कर रहे हैं, इनका ऐसा मानना था, पूंजीपति इनका शोषण कर रहे हैं, है ना, शोषण कर रहे हैं। और इनका ये मानना था कि जब उत्पादन, चूंकि पूंजीपति लोगों के उद्योग हैं, तो जो मजदूर लोग हैं वो काम करते हैं, उस काम से ही तो पूंजी अर्जित होती है, यानी प्रोडक्शन होता है वो मजदूरों की मेहनत से होता है। और ये जो पूंजीपति लोग होते हैं, कुछ पैसा लगा के फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, काम मजदूर करते हैं, उनको कम मजदूरी देते हैं और अधिक मूल्य पर वस्तुओं को बेचते हैं, तो जो मोटा मुनाफा है वो अपनी जेब में रख लेते हैं और उससे और आगे फैक्ट्रियाँ डालते हैं। तो पूंजीपति बहुत अधिक पूंजीपति हो जाता था। और जो सामूहिक मजदूर वर्ग है, जिसको इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा है, वो शोषण का शिकार होता है। तो इन्होंने आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए एक संसार है। ये बहुत क्रांतिकारी नारा इन्होंने दिया था। पूरे विश्व में समाजवाद के लिए जो है इनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स के इससे प्रेरित होकर ही आगे कई देशों में क्रांतियां हुई थी। ठीक है, इनके एक और मित्र थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स, हाँ, एंजल्स, है ना। तो इन्होंने भी, इनका टाइम पीरियड भी इनके समान ही है, यानी 1820 में जन्मे और 1895 तक ये रहे, यानी ये मार्क्स के बाद भी रहे। और इन्होंने मार्क्स को बहुत सपोर्ट किया था, यानी ये इनके कहें फंड देने वाले थे। पूरी जो क्रांति हुई या पूरे जो विचार दिए मार्क्स ने, उसकी पूरी फंडिंग का कार्यभार, उनके विचारों को जो फैलाया वो फ्रेडरिक एंजल्स ने फैलाया। उनके बहुत अच्छे मित्र थे और उनकी भावना से, उनके विचारों से बहुत प्रेरित थे। तो इन्होंने, दोनों ने मिलकर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है यूरोप में, क्या पूरे विश्व में जो है ये विचार फैले कि किस प्रकार से जो है, इसको मार्क्सवाद भी कहा जाता है, समाजवादी मार्क्सवाद भी कहा जाता है इसको। तो ये विचार पूरे विश्व में धीरे धीरे फैले। और इन्होंने मार्क्स की बुक है एक दास कैपिटल करके, आपकी बुक में भी नहीं दिया है, आप हमें अभी से पढ़ना शुरू करेंगे और आप कितने भी बड़े हो जाएंगे मार्क्स को हमेशा पढ़ते रहेंगे। मार्क्स एक ऐसे विचारक हैं। तो ये सारे विचारधारा यूरोप में इस तरह से फैली। मार्क्स और एंजल्स ने जो है सभी जगह कोने कोने में जो है इनको पढ़ा जाने लगा, इनके विचारों को जाने लगा। आगे और पढ़ेंगे कि कैसे समाजवादी क्रांति हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। आज अभी इस वीडियो में आपको इतना ही। ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना। सभी को नमस्ते।